देखो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में, जिसको अपन एमएमएफ भी बोलते हैं। देखो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं जो बात क्लियर करूँगा वो अलग अलग डेफिनेशंस बताऊँगा एमएमएफ की, और उससे भी पहले बताऊँगा कि एमएमएफ आखिर होता क्या है, वो अपन इन सर्किट्स की के थ्रू देख लेंगे। अब देखो दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एमएमएफ जो है उसके अलग अलग फार्मूलाज क्या होते हैं, और तीसरे पार्ट में अपन देखेंगे कि एमएमएफ की यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो देखो सबसे पहले मैं ये आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। आपको पता है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए कौन जरूरी है, क्या जरूरी है, ईएमएफ। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये ईएमएफ ही वो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में अपना करंट फ्लो करता है। वैसे ही अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं, जैसे कि आप अपना मैग्नेटिक सर्किट देख रहोगे, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए कौन कौन जरूरी है, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एमएमएफ ही वो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से अपने मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ ना, आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे ही समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखो वो बात आगे भी आएगी हालांकि। देखो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये एन टर्न्स कॉइल है, इसमें से अगर मैं करंट को पास करवाऊंगा ना कॉइल के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके दोनों तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ बनेगी, इस तरफ भी बनेगी और इस तरफ भी बनेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करता हूँ, जैसे कि अभी आएगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो होगी। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो आप इस तरफ भी है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एक क्लोज सरफेस, एक पर्टिकुलर एरिया के क्लोज सरफेस से फ्लो होता है ना, तो उसी को ही अपन मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एमएमएफ है वो डायरेक्टली बोल दिया कि किसको फ्लो कराने के लिए, किसको फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। या फिर मैं बोल दूँ कि जो एमएमएफ है वो ड्राइविंग फोर्स है किसके लिए, मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो देखो यही दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिख रखी है, बिल्कुल आसान शब्दों में लिख रखी है, जो बोला और वही लिख रखा है, आप इसको देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो तो अपनी वैसे ही क्लियर हो गई थी कि एमएमएफ क्या है, द मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट अप द मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। भाई मैग्नेटिक जो एमएमएफ है वो एक तरीके का अपना मैग्नेटिक प्रेशर है जो अपने मैग्नेटिक सर्किट में किसको सेट कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनी, ठीक है ना, ये किसके कारण बनी, अपनी इस कॉइल के कारण बनी है। अगर आप देखो तो मतलब ये जो एमएमएफ है ये अपने इस कॉइल की एबिलिटी को बताती है। मतलब इस कॉइल की एबिलिटी का एक मापदंड है, या मैं बोल दूं एक मेजर है इस कॉइल की एबिलिटी का कि ये कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो देखो सेकंड डेफिनेशन है ना, बिल्कुल यही लिखी है, इट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स। ठीक है, अब ये देखो मैं आपको, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको तीसरी डेफिनेशन बताने से पहले ये वाली चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बोला था, देखो ये ब्लैक कलर में आप कॉइल देख रहे हो, इस कॉइल में से मैं करंट को फ्लो करा रहा हूँ। तो देखो करंट को फ्लो करा रहा हूँ, तो ये जो रीजन बना ना वो मैग्नेटिक फील्ड का बना। ये लाइन से दर्शा रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को देखो मैंने इस ब्लू कलर से क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, क्योंकि मैं आपको एक बार के लिए डेफिनेशन देना चाहता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड वो है कि वो एरिया है कि जहाँ पे अगर मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल या किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन वगैरह को लाऊं, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो वो जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उन मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए आप जो ये रेड कलर में देख रहे हो इमेजनरी लाइंस, ये कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये दोनों तरफ देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एक पर्टिकुलर क्लोज्ड एरिया से पास होती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो देखो फ्लक्स लिख दूँ या मैं लिख दूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैं अपनी मेरी अगली डेफिनेशन है वो यही लिखती है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन सब्सटेंस और फेनोमिना दैट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सर्टन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, उनमें होने वाला फेनोमिना है जिनकी वजह से वो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देते हैं। देखो तो देखो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ये लिखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, और उसके लिए यहाँ पे बना दिया, और मैंने नीचे भी आपको दिखा दिया था। दूसरा मैंने ये बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपको पता ही है कि क्या होती है, इमेजनरी लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। ठीक है, अब लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जो अपन ने शुरू में ही पढ़ ली थी हालांकि। तो ये बोलता है कि द ड्राइविंग फोर्स दैट कॉज अ मैग्नेटिक फील्ड। एमएमएफ क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से क्या बना, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी। के बाद में अपन बात कर लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं एमएमएफ फाइंड करने के, तो उनके बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो सभी को पता है, एन इंटू आई होता है। ये कितना है, ये कैसे है भाई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और आई क्या है, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब देखो यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, उसके अंदर जो करंट है उस पर भी डिपेंड करता है। देखो आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई अगर आपको यहाँ से अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताना है कि कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा साउथ, तो आप सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल से देख लो। आप अपने जो सीधे हाथ है
उसको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे रख के सामने रखोगे ना, हथेली को मोबाइल की स्क्रीन की तरफ करके, तो जो आपका थंब है ना, इसको आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो आपकी जो उंगलियां है ना, वो देखो इस तरफ आएगी और वो मोबाइल की स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है ना, अगर अपने हाथ की हथेली को आप मोबाइल की स्क्रीन की तरफ रखते हो और करंट को इसके डायरेक्शन में रखते हो सीधे हाथ के, तो अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो जाती है लाइन्स, वो साउथ पोल कहलाता है, और जो बाहर की तरफ आती है वो नॉर्थ पोल पर कहलाता है। आप ऐसे अंदर करके आप अपने हाथ को रोटेट करोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो कि इसी में ही देख लो कि जैसे कि ईएमएफ अगर इंक्रीज करते हैं तो अपना क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ अगर मैं स्ट्रेंथ इस एमएमएफ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अपनी उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अगला अगला फॉर्मूला अपन निकालेंगे अराउंड अ क्लोज लूप। देखो ये जो फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, देखो होता क्या है कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये सब आप जानते हो। तो मुझे अगर ये सारी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस वायर के चारों तरफ अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा बी डॉट डी एल। इस वायर पे ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लूंगा ना बी डॉट डी एल, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर निकल के आ जाएगी। लेकिन मुझे ये स्मॉल एलिमेंट लेके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट टाइम्स इनटू समीशन आई। तो देखो ये म्यू नॉट टाइम्स है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस स्पेस। इस स्पेस की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उसको म्यू नॉट बोला गया, और समीशन आई मतलब है कि टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। इस लूप से टोटल कितना करंट पास कर रहा है। मान लो यहाँ पे एक वायर ना होके बहुत सारे वायर होते, तो समीशन आई इसलिए लिखा गया कि इस लूप से टोटल करंट कितना पास कर रहा है इनटू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस लूप या दिस स्पेस। ठीक है ना, तो मैं फिर से बोल दूं, देखो वापस से आपको बोल देता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई है तो, कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड एक डेवलप होती है, अगर मुझे उसको कैलकुलेट करनी है ना, तो मैं एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा बी डॉट डी एल। अगर मैं ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट ले लूँ और उनका समीशन कर दूं, तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, म्यू नॉट इंटू समीशन आई करना है। म्यू नॉट है इस स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इंटू आई है टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस लूप, और यही अपना एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। देखो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि करंट कैरिंग, ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी जो इसके बाद की चीज़ है वो ये है, और तीसरी चीज़ जो सबसे पहली चीज़ थी कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, वही लिखा है मैंने। देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट स्पेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट स्पेस इनटू समीशन ऑफ करंट। देखो तो देखो यही चीज लिखी है, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू समीशन आई। अब देखो मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करता हूँ फॉर्मूले को, या फिर मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, जो अपन चाहते हैं उस फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट इंटू एच। ये H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो मैं इस B की जगह अगर म्यू नॉट H रख दूँ ना, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आ जाएगा और मेरे पास आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू समीशन आई। अब देखो एक लूप में अगर समीशन आई मतलब एक लूप में अगर करंट आई है, तो एन लूप्स में कितना हो जाएगा टोटल करंट, एन इंटू आई। तो मैं समीशन आई की जगह लिख दूं एन आई, और एन आई फिर से अपन को क्या पता है अपना क्या होता है, एमएमएफ। तो देखो अपने पास फिर से एक फॉर्मूला और निकल गया कि एमएमएफ इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस एच को आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। और इस वाली बात को जो मैंने बोला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। फॉर्मूला बनाएंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन अगर एक तरीके से और देना चाहूँ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक रेशियो है। रेशियो किसका है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद इन अ मटीरियल पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट मटीरियल। सिंपल सा यहाँ से समझो, अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद इन अ मटीरियल पर यूनिट लेंथ ऑफ दैट मटीरियल। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। तो देखो H इक्वल्स टू आ गया अपना एम एम एफ अपॉन एल। तो एम एम एफ का अपने पास एक और फॉर्मूला बना है H इंटू एल। तो देखो यहाँ पे एल क्या है, यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड और सर्कमफ्रेंस ऑफ टोरॉइड। फॉर्मूला देखते हैं वो अपन। ये चीज़ देखो आप पढ़ लेना, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं आपको इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, वैसे इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये कहता है कि अपन ने पढ़ा था अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे ही अपन ने ईएमएफ लगाई तो एक करंट फ्लो होने लगा। तो अपन जैसे ओम्स लॉ जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आ जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, इस करंट को जो ओपोज करता है उस फैक्टर को क्या बोलते हैं अपन? रेजिस्टेंस। वैसे ही बिल्कुल देखो ये अपना ओम्स लॉ कहता है, वैसे ही बिल्कुल अपना जो मैग्नेटिक सर्किट है ना उसका भी एक ओम्स लॉ है, ठीक है ना। उसको मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ कह दिया जाता है बहुत बार। तो देखो यहाँ पे अपन ने आगे जैसे पढ़ा था कि एमएमएफ से अपन डिसाइड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज़्यादा एमएमएफ होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, या उतनी ज़्यादा किसकी स्ट्रेंथ होगी? अपनी इस फ्लक्स की। मैंने बता ही दिया था कि आपको सारी चीज़ें एक ही है, मतलब एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा अपनी फ्लक्स होगी। तो एमएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं रिलक्टेंस आर एल। तो देखो रिलक्टेंस कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। जैसे अपन को इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस मिलता है, वैसे ही रिलक्टेंस क्या है? मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे V इक्वल्स टू आई आर, आई करंट, यहाँ पे फाई एज अ करंट की तरह आप एनालोगस मान सकते हो, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो यहाँ पे रिलक्टेंस आता है। तो ये आखिरी फॉर्मूला था। अब देखते हैं अपन इनकी यूनिट के बारे में। यूनिट देख लेते हैं। देखो इसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देख लेते हैं, जिसको अपन ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो देखो ये यहाँ से निकल जाएगी कि एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है अपना? N इंटू आई। एन अपने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसकी जो यूनिट है वो टी ले ली, और आई अपना एम्पी करंट जो है वो अपन एम्पियर में मेजर करते हैं, तो इसकी जगह अपन ने ए ले लिया। तो ऐसा यूनिट में जो एमएमएफ की तो असिस्टेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो अपनी एमएमएफ की यूनिट है वो है एम्पियर टर्न। लेकिन यार एक बात सुनो, अगर मैं आपको एक बोलता हूँ जब ऐसा ही यूनिट पूछी जाए ना एमएमएफ की, तो आपको एम्पियर टर्न ही लगानी है। एग्जाम में आपको यही ऑप्शन मिलेगा। लेकिन काफ़ी बुक्स में ये लिखा गया है कि जो एमएमएफ की ऐसा यूनिट है वो एम्पियर ही है, जो अपनी करंट की यूनिट है। देखो अगर ये बात आपके गले नहीं उतरती ना, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ इसको, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे ईएमएफ और वोल्टेज की यूनिट क्या है? वोल्ट है। बिल्कुल उसी तरीके से क्या है जो अपने करंट है, और एमएमएफ की यूनिट क्या है? वो एम्पियर है। लेकिन एक बात साथ में और लिखी गई है कि भाई कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अपन ने एम्पियर के साथ टर्न्स को भी जोड़ा, ठीक है ना। तो अपन ने इसकी यूनिट बोली एम्पियर टर्न्स, क्योंकि इसमें एन भी आ रहा था, ठीक है। तो आपको एम्पियर टर्न ही लगाना है। मैं आपको फिर से एक बार ये बात बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो अगला अपन देखते हैं। देखो एम्पियर टर्न की अपन ने देख ली कि यूनिट है। देखो अपन इसको एक बार क्या करते हैं, इसकी 1 एम्पियर टर्न की डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन लोगों को हार्ड लगता है। तो देखो 1 एम्पियर टर्न कब आने वाला है? जब नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो, मतलब सिंगल लूप हो, और करंट की वैल्यू भी क्या हो? 1 हो, ठीक है ना। 1 एम्पियर हो, तभी तो 1 एम्पियर टर्न आएगा, नहीं तो इसके अलावा तो कोई किसी तरीके से आ ही नहीं सकता है। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ तो हालांकि आप बोलोगे 1/4 इंटू 4 ले लो, तो वो नहीं, मैं सिंपल तरीके से जो चले अपन उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एमएमएफ की यूनिट अगर 1 एम्पियर टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने हैं? 1 है, और आई भी कितना है? 1 है। तो अपन बोल सकते हैं कि स्टेडी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग इन अ सिंगल टर्न लूप ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटीरियल इन वैक्यूम, ठीक है। तो वो हो जाएगी अपनी 1 एम्पियर टर्न की डेफिनेशन, जो मैंने देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी की ऐसी शायद लिख रखी है, ठीक है ना। थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे हुआ होगा, तो मैंने ये चीज़ को लिख भी रखा है, ठीक है। अब देखो अपन देखो सीजीएस यूनिट देख लेते हैं किसकी? अपने एमएमएफ की। काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जो यूनिट होती है वो गिलबर्ट होती है, ठीक है ना। अपने को इसका सिंबल नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना है एमएमएफ की यूनिट काफ़ी बार पूछी जाती है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो देखो मैं आपको बस यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और बता दूँ कि काफ़ी बुक्स में इसको जीबी से डिनोट किया गया है, और काफ़ी बुक्स में इसको जी से डिनोट किया गया है। तो देखो ये तो हो गई कि सीजीएस में अपने एमएमएफ की यूनिट गिलबर्ट होती है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो अपनी गिलबर्ट यूनिट होती है, इस एम्पियर टर्न से थोड़ी सी स्लाइटली बिल्कुल मामूली सी छोटी होती है, ठीक है ना। और देखो कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखो, 1 GB 1 गिलबर्ट इक्वल्स टू होता है 10/4 पाई एम्पियर टर्न, ठीक है ना। 0.78 एम्पियर टर्न। 1 गिलबर्ट इक्वल्स टू 0.78 एम्पियर टर्न अप्रोक्स। तो ये था एमएमएफ के बारे में। थैंक यू।